स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं विलियन चैप्टर का अगला लेक्चर। इससे पहले लेक्चर में हमने द्रव विलियन के लिए राउल्ट का नियम पढ़ा था। उस नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज हमें इस लेक्चर में पढ़ना है आदर्श विलियन। सबसे पहले पढ़ना है आदर्श विलियन क्या होता है, आदर्श विलियन। फिर दूसरे नंबर पर पढ़ना है अनादर्श विलियन, अनादर्श विलियन। फिर अनादर्श विलियन में पढ़ेंगे भाई, अनादर्श विलियन दो प्रकार के होते हैं। एक जो राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। एक जो भाई राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, और दूसरे जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। बात समझ में आया ना। और ये राउल्ट का नियम कौन सा है भाई, ये राउल्ट का नियम है द्रव विलियनों के लिए, विलियनों के लिए। किसके लिए भाई, द्रव विलियनों के लिए, ठीक। और लास्ट में जो तीसरा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्थिर क्वाथी विलियन, स्थिर क्वाथी विलियन। बात समझ में है ना। ये हमें सब कुछ इस लेक्चर में पढ़ना है भाई, ठीक है। चलिए आज शुरू करते हैं भाई आदर्श विलियन से। पहले जानते हैं आदर्श विलियन क्या है, फिर आदर्श विलियन होने के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें होनी चाहिए। पहला है आदर्श विलियन, आदर्श विलियन इंग्लिश में बोलते हैं भाई आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। क्या होता है भाई, वे सभी विलियन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, आदर्श विलियन कहलाते हैं, समझ में ना। यानी कि वे सभी विलियन जो भाई किसी भी ताप और सांद्रता पर क्या करेंगे, राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, सारे क्या कहलाएंगे, आदर्श विलियन कहलाएंगे, ठीक है। हम मान लेते हैं भाई, हम ऐसा मानते हैं हमारे पास दो अवयव हैं, अवयव ए और एक अवयव है बी, अवयव बी, ठीक है। इन दोनों ने एक विलियन बनाया, और कैसा विलियन बनाया, इन दोनों ने आपस में मिलकर क्या बनाया, एक विलियन बनाया, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, आदर्श विलियन, ठीक है। अगर इन दो के द्वारा बनाया गया विलियन आदर्श होगा तो उसके लिए क्या आवश्यक शर्तें होनी चाहिए, आवश्यक शर्तें क्या आवश्यक शर्तें होनी चाहिए आदर्श विलियन के लिए। अगर ए और बी ने एक आदर्श विलियन बनाया है तो इनके लिए क्या आवश्यक शर्तें होनी चाहिए कि ये ए और बी के द्वारा बनाया गया विलियन क्या हो, आदर्श, ठीक है। तो पहली शर्त होनी चाहिए, इस आदर्श विलियन का कुल दाब इस अवयव ए के दाब और बी के दाब के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि ए के आंशिक दाब और बी के आंशिक दाब के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो विलियन क्या होगा, आदर्श विलियन। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, P बराबर होना चाहिए। हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि राउल्ट ने कहा था कि पी ए को हम लिख सकते हैं P0A और XC प्लस इसे हम लिख सकते हैं P0B XB। यदि आपकी समझ में ये नहीं आया तो आप इससे पहला लेक्चर देख लीजिए,
उसमें ये समझाया गया। बात है ना। तो पहली शर्त है राउल्ट के नियम की कि आदर्श विलयन यानी कि ए और बी के द्वारा जो बनाया गया विलयन है उसका जो दाब है, वाष्प दाब है, वो इसके वाष्प दाब और इसके वाष्प दाब के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इसके और इसके। ठीक है। और दूसरी क्या शर्त है भाई, दूसरी शर्त है मिश्रण का जो आयतन है वो अपरिवर्तित रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, अपरिवर्तित। का मतलब क्या होना चाहिए, जीरो, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। ना कोई परिवर्तन ना होने का मतलब क्या है भाई, दोनों अवयवों को मिलाने पर विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होना चाहिए। ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास ए और बी है, ठीक है, इसका आयतन मान लो कितना था V1, इसका आयतन मान लो V2। ठीक है। इन दोनों ने क्या बनाया, एक विलयन बनाया जिसे हम बोल रहे हैं आदर्श विलयन। अगर वो विलयन आदर्श होगा तो आदर्श विलयन का आयतन किसके बराबर होना चाहिए भाई, इसके आयतन और इसके आयतन के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये जो V1 प्लस V2 हम बता रहे हैं, ये आदर्श विलयन का जो आयतन है वो किसके इक्वल होना चाहिए भाई, या ऐसे बोल दो भाई कि आदर्श विलयन का आयतन यदि V है तो ये आयतन किसके इक्वल होना चाहिए, V1 प्लस V2 के। या सिंपल सी भाषा में एक बात बोल लें, इन दोनों को आपस में मिलाने पर यदि इसका आयतन V1 और इसका आयतन V2 हम किस में डाल दें, एक पात्र में, इसका आयतन भी इसका आयतन भी। ठीक है। सपोज करो इसका कितना था 20 और इसका कितना था 40, तो टोटल क्या होना चाहिए, आयतन 60 ही होना चाहिए। ठीक है। घटना या बढ़ना नहीं चाहिए। बात है ना। अगर घटेगा या बढ़ेगा तो वो आदर्श विलयन नहीं हुआ। या समझो ऐसे भाई, यदि हमने 20 इसका डाला और 40 इसका डाला, पता लगा ये मिलने के बाद कितना रह गया 50, या मिलने के बाद कितना हो गया 70, तो क्या हुआ, घट भी गया और बढ़ भी गया। समझ में आ रहा, या तो घट जाए या बढ़ जाए, तो वो आदर्श विलयन नहीं होने का। तो आदर्श विलयन कब बनेगा, यदि हम इसका आयतन 20 और इसका आयतन कितना ले 60 और इन दोनों को क्या डाल दे, एक आपस में मिला दे, तो जो विलयन बनना चाहिए वो भी कितना बनना चाहिए, 60 ही बनना चाहिए। बस है ना। यानी कि इसका आयतन और इसका आयतन का योग किसके इक्वल होना चाहिए, विलयन के आयतन के योग के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो उस स्थिति में हम बोलेंगे कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि उसके जो अवयवों का आयतन था और जो विलयन का आयतन था वो क्या रहा, इक्वल रहा। ठीक है। तीसरी क्या शर्त होनी चाहिए भाई, डेल मिश्रण H, ये होती है एंथैल्पी परिवर्तन। क्या होता है, मिश्रण की एंथैल्पी परिवर्तन भी क्या होनी चाहिए, जीरो। अब ये समझते हैं क्या भाई, हमने इसमें ए विलयन, एक अवयव का कुछ आयतन मिला बी का। ठीक है। तो मिलाने के बाद इस विलयन का ना तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए और ना ही टेम्परेचर घटना चाहिए। कहने का मतलब है इस विलयन के द्वारा ना तो ऊष्मा ग्रहण की जाए, ठीक है, और ना ही ऊष्मा क्या हो भाई, निकाली जाए। बात है ना। ये दोनों काम नहीं होने चाहिए। ना तो जब हम ए और बी को आपस में मिलाए तो ए व बी के आपस में मिलाने के बाद जो विलयन बने, ठीक है, विलयन बने, उसमें क्या होना चाहिए, ना ही ऊष्मा का लॉस होना चाहिए और ना ही उसमें ऊष्मा मिलनी चाहिए। बस है ना। यानी कि ना तो उसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो ना ही ऊष्मा अवशोषित हो। ठीक है। तो क्या बोल रहे इस बात को हम, डेल मिश्रण H क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं रहा तो क्या रहेगा, जीरो इक्वल। सही में है ना। और जो चौथा पॉइंट होना चाहिए, ये समझ में आ गई भाई बात, इसके ये बात है, इसमें क्या होना चाहिए भाई, दोनों अवयवों को मिलाने पर एंथैल्पी अपरिवर्तित रहनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, न तो ऊष्मा अवशोषित होती हो और न ही ऊष्मा उत्सर्जित होती हो। ठीक है। दोनों को मिलाने के बाद ना तो ऊष्मा ग्रहण की जाए और ना ही ऊष्मा निकली चाहिए। ठीक है। कुछ नहीं होना चाहिए, जो पहला था वही रहना चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब है एंथैल्पी परिवर्तन क्या रहना चाहिए, जीरो। अब चौथा पॉइंट क्या है भाई, चौथा पॉइंट है, देखो भाई, ये कोई हमारे पास ए और बी, हमने इसमें क्या मिला दिया, ए का कुछ आयतन मिला दिया और बी का कुछ आयतन मिला दिया, इसमें मिला दिया एक आयतन और बी का आयतन। ठीक है। तो चौथा पॉइंट बोलता है, देखो भाई, ए के भी बहुत सारे अणु होंगे, बी के भी बहुत सारे होंगे, ए के भी बहुत सारे होंगे, बी के भी बहुत सारे होंगे। बात है ना। तो उन्होंने कहा कि ए और बी के बीच लगने वाला आकर्षण बल वो इक्वल होना चाहिए किसके भाई, ए के या बी के आकर्षण बल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है। उन्होंने कहा भाई यदि हम ए के कुछ अणु डाल दें और बी के कुछ अणु डाल दें, यानी कि ए का कुछ आयतन डाल दें, बी का कुछ आयतन डाल दें, ठीक है, जब ए और बी को एक साथ मिलाओगे तो क्या होगा भाई, ए के बीच में भी आकर्षण बल लगेगा
बी के बीच में भी आकर्षण बल लगेगा, और ए और बी के भी बीच में क्या लगेगा, आकर्षण बल। तो उन्होंने कहा ए और बी का जो आकर्षण बल है, ए और बी के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वो इक्वल होना चाहिए ए के बीच में आकर्षण बल के, या बी के बीच में आकर्षण बल के इक्वल होना चाहिए। अगर ये चार शर्तें कोई भी विलयन क्या करता है, पूरी करता है, तो वो क्या होगा, आदर्श विलयन होगा। अगर ये चार शर्तें पूरी नहीं करता है तो वो विलयन क्या होगा, अनादर्श विलयन होगा। बात समझ में आया ना। अब इसके लिए हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है भाई एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का विलयन क्या होता है, एक आदर्श विलयन होता है। ठीक है, एन का मतलब यहाँ में नॉर्मल से। ठीक है, एन नॉर्मल का मतलब सीधी श्रृंखला है 6 कार्बन की, सीधी श्रृंखला है 7 कार्बन की। अगला है भाई ये इसमें है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। इससे अगला एग्जाम्पल है भाई एथिल आयोडाइड और एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, इससे अगला एग्जाम्पल है भाई मैथिल अल्कोहल और प्लस एथिल अल्कोहल। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है, आदर्श विलयन के एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ में आ गया भाई। आदर्श विलयन क्या होता है, पहला शर्त है कि अवयव का वाष्प दाब का जो योग है कुल विलयन के वाष्प दाब के बराबर होना चाहिए। विलयन का जो आयतन है अपरिवर्तित रहना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है, मिश्रण की एंथैल्पी से बोलते हैं भाई एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी परिवर्तन क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, और ए बी के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वो ए या बी आकर्षण बल के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो विलयन क्या होगा, आदर्श विलयन होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या होगा भाई, अनादर्श विलयन होगा। ठीक है, चलिए अब इसी में देखते हैं अनादर्श विलयन क्या है। ठीक है, इसी में कर लेते हैं वे सभी विलयन अनादर्श कर लो जाए, अनादर्श विलयन। ठीक है, क्या पढ़ना है इसके बाद, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन को क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो क्या है भाई, वे सभी विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। क्या नहीं करते भाई, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, वे सभी विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, तो वही सेम इसके लिए भी क्या होना चाहिए भाई, अगर दो अवयव हैं, अवयव ए और अवयव बी, अवयव बी। ठीक है, तो वही सेम क्या होना चाहिए भाई, पहली शर्त क्या होनी चाहिए, शर्तें क्या होनी चाहिए, पहला होना चाहिए कि जो दाब है विलयन का दाब, जो इनके द्वारा जो बनाया गया विलयन है उस विलयन का दाब P नॉट इक्वल होना चाहिए किसके भाई, बराबर नहीं होना चाहिए किसके, PA प्लस PB के। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, PA प्लस PB के। या हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं भाई, ये देखो भाई PA इजिकल टू क्या होता है, PA0 XA। ठीक है, XA, और PB बराबर होता है P0 BXB। ठीक है, ये क्या नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। पहली शर्त तो ये है भाई। ठीक है, उसका आंशिक दाब इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, बी का आंशिक दाब इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। पहली शर्त तो ये है। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, दूसरा है, या तुम इसे लिख दो भाई, पहली शर्त है इसके लिए कि अवयव ए का जो आंशिक दाब है वो नॉट इक्वल होना चाहिए इसके, आंशिक दाब जो बी का है वो नॉट इक्वल होना चाहिए इसके। अगला है मिश्रण का जो आयतन है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तीसरा है भाई मिश्रण की जो एंथैल्पी है वो भी क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। और ए बी के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वो नॉट इक्वल होना चाहिए किसके, बराबर नहीं होना चाहिए किसके भाई, ए
या बी के आकर्षण बल के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें तो सब चीज़ें क्या थी भाई, आदर्श विलयन में तो सब क्या थी, इक्वल थी। ठीक है, इसमें क्या है, सारी की सारी नॉट इक्वल है। क्या है, नॉट इक्वल। वहाँ पे क्या था भाई, पी बराबर किसका था, पी ए प्लस पी बी के। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, पी ए नॉट इक्वल टू इसके, पी बी नॉट इक्वल टू इसके। आयतन क्या है भाई, आयतन जो मिश्रण का आयतन है वो क्या है, नॉट इक्वल। यानी कि मिश्रण का आयतन का मतलब है आयतन जो परिवर्तन है, आयतन परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तित आयतन नॉट इक्वल टू 0। परिवर्तन एंथैल्पी में जो परिवर्तन है वो भी नॉट इक्वल टू 0। और ए बी का जो आकर्षण बल है वो नॉट इक्वल होना चाहिए, यानी कि बराबर नहीं होना चाहिए ए के या बी के आकर्षण बल के। ठीक है, समझ में आ गई बात तुम्हारी भाई ये। ठीक है, आदर्श और अनादर्श विलयन में बस दोनों में क्या है, इसी तरीके का फर्क है। अब इस बात को समझते हैं भाई क्या है। ठीक है, आयतन परिवर्तन नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है, अगर तुम किसे मिलाओ भाई, ए और बी को आपस में मिलाओ। ठीक है, ए का कुछ आयतन, बी का कुछ आयतन, अगर आपस में क्या करो, मिलाओ, तो भाई क्या होगा, विलयन का आयतन या तो बढ़ जाएगा या क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आया ना, या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। समझ में आया ना, कहने का मतलब अगर तुमने इसके कितने मिला है 20, इसके कितने मिला है 20, विलयन का आयतन कितना होना चाहिए था 40, तो वो 40 नहीं रहेगा, या तो 40 से घट जाएगा या 40 से बढ़ जाएगा। बात समझ में आया ना, तो पहले तो ये कंडीशन होनी चाहिए। बात समझ में आया ना। दूसरा क्या होना चाहिए भाई, एंथैल्पी परिवर्तन नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है जैसे तुम ए और बी को आपस में मिलाते हो तो या तो भाई ऊर्जा निकलेगी या ऊर्जा क्या करी जाएगी, अवशोषित करी जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब या तो ये विलयन क्या करेगा, ऊर्जा को निकाल देगा। क्या करेगा, ऊर्जा को क्या करेगा, निकालेगा, या क्या करेगा भाई, ग्रहण करेगा। क्या करेगा, ग्रहण। सही में है ना, या तो ये ऊर्जा को निकालेगा या क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, इसीलिए एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा भाई, ए बी के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, बी के बीच में लगने वाले आकर्षण बल या ए के बीच में लगने वाले आकर्षण बल से क्या होगा, अधिक होगा या कम होगा। ठीक है, उसके बराबर नहीं होगा। ठीक, समझ में आ गई। अनादर्श विलयन के बारे में भाई, अनादर्श विलयन क्या होता है, सेम उसके उल्टी है, सब क्या है भाई, नॉट इक्वल टू है, वहाँ पे क्या था, इक्वल टू। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अनादर्श विलयन के प्रकार। अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं। अनादर्श विलयन के प्रकार, चलिए भाई अब करते हैं अनादर्श विलयन के प्रकार। अनादर्श विलयन के प्रकार, अनादर्श विलयन के प्रकार। ठीक है, तो अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं भाई। पहला है इसमें धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। पहला है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन कौन सा भाई, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं, भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस showing positive deviation। ठीक है, चलिए भाई ये क्या होता है, दूसरा होता है, दूसरा लिख लो, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे भाई, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस showing negative deviation
नेगेटिव डेरिवेशन। बात समझ में ना? समझ देखो, वे अनादर्श विलयन जो क्या करेंगे भाई, धनात्मक विचलन दिखाएंगे, उनके लिए क्या होना चाहिए, उनके लिए समझ लो आवश्यक शर्तें समझ लो। आवश्यक शर्तें क्या होनी चाहिए? पहला फर्स्ट होना चाहिए भाई, जो धनात्मक क्या दिखाएंगे, धनात्मक विचलन दिखाएंगे। किससे? राउल्ट के नियम से जो धनात्मक विचलन दिखाएंगे उसके लिए पहली बात होनी चाहिए, जो अवयव ए का आंशिक दाब होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। किससे भाई? P0A x व P0 PB ग्रेटर देन होना चाहिए P0B x। ठीक है, अभी इसका मतलब समझते हैं क्या है। दूसरा, डेल मिश्रण V क्या होना चाहिए? धनात्मक। ठीक है, अगला तीसरा, डेल मिश्रण H क्या होना चाहिए? धनात्मक। क्या होना चाहिए भाई? धनात्मक। ठीक है, अगला देखिए, इसके बाद अगला बचा चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट में क्या होना चाहिए? ए बी आकर्षण बल ए बी के बीच में जो आकर्षण बल है वो कम होना चाहिए ए या बी आकर्षण बल से क्या होना चाहिए? कम। ठीक है, देखिए भाई इसका मतलब समझे क्या है इसका मतलब। ठीक है, देखो भाई, राउल्ट के नियम के द्वारा जो निकाला गया आंशिक दाब था वो था PA बराबर था P0A और XA। ये किसने निकाला था? राउल्ट ने एक आंशिक दाब निकाला था। किसे? अवयव ए का। इसी तरीके से अवयव बी का क्या निकाला था? आंशिक दाब निकाला था PB और X। ठीक है, सही है ना? तो राउल्ट के नियम के द्वारा निकाले गए वाष्प दाब ये थे। अगर ये वाष्प दाब क्या है? अधिक आई। क्या है? अधिक आई। सही है ना? यानी कि हमने दो अवयव ऐसे मिला दिए, यानी कि दो अवयव ऐसे मिलाए जिनका वाष्प दाब यानी कि अवयव ए का वाष्प दाब पहले से क्या आया? ज़्यादा आया, यानी कि जो आंशिक। सपोज करो, देखो भाई समझो, ये राउल्ट के नहीं, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म का राउल्ट के द्वारा निकाला गया वाष्प दाब कितना था? 10 था। बात समझ में आया ना? अगर ये निकाला गया, अगर हमने इसके साथ कोई अलग से विलयन मिला दे, क्या मिला दे? कोई भी अलग से विलयन मिला दे, कुछ भी मिला दे। ठीक है, तो विलयन मिलाने के बाद अब जो इसका वाष्प दाब आएगा वो कितना आएगा भाई? 10 से कितना आएगा? 10 से क्या आएगा? ज़्यादा। क्या आएगा? ज़्यादा। बात है ना? इसी तरीके से PB का भी क्या आएगा भाई? ज़्यादा आएगा। कुछ जैसे सपोज करो PB का कितना था? पहले 15 था, जो राउल्ट के नियम ने निकाला था। अब क्या आएगा? उससे ज़्यादा आएगा। क्या आएगा? ज़्यादा। समझ में आया ना? तो उससे क्या जाएगा? बढ़ जाएगा। थोड़ा सा वाष्प दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। जो पहले राउल्ट के नियम ने वाष्प दाब निकाला था उस वाष्प दाब से थोड़ा सा क्या होगा भाई? वो वाष्प दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो पहली शर्त तो ये है राउल्ट के नियम की कि जो राउल्ट के नियम ने पहले आंशिक दाब निकाला था PA, वो अब क्या होगा? थोड़ा बढ़ जाएगा। समझ में आया ना? तो क्या है भाई, इस प्रकार के विलयन में प्रत्येक अवयव ए व बी का आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा निर्धारित किए गए वाष्प दाब से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है भाई, किसी अवयव के लिए राउल्ट ने क्या निकाला होगा? वाष्प दाब निकाला होगा। ठीक है, लेकिन वो वाष्प दाब जो धनात्मक विचलन शो करते हैं उनके लिए क्या होगा? ज़्यादा होगा। बात समझ में आया ना? यानी कि राउल्ट के नियम ने अगर किसी के अवयव के लिए 10 निकलना होगा तो इसमें क्या होगा? वो 11। इसके लिए 15 निकलना होगा तो क्या आएगा? 15 से अधिक आएगा। ठीक है, दूसरा क्या है भाई? मिश्रण का जो आयतन है, यानी कि आयतन परिवर्तन है। मिश्रण का जो आयतन परिवर्तन है वो क्या होगा? धनात्मक। धनात्मक का मतलब क्या है? अगर अवयव ए को और अवयव बी को तुम मिलाओगे, ठीक है, तो आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा भाई? आयतन बढ़ जाएगा। बात है ना? सपोज करो इसके 20 और इसके 20 आपस में मिला के कितना होना चाहिए था? 40 आयतन होना चाहिए था, लेकिन वो आयतन 40 से थोड़ा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लगभग कितना हो जाएगा? जैसे सपोज करो कितना हो गया? 45 हो गया या 40, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आयतन क्या होगा? धनात्मक का मतलब है आयतन थोड़ा बढ़ जाएगा। इसके बाद क्या है भाई? मिश्रण की जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी? धनात्मक। धनात्मक देखो भाई, अगर एंथैल्पी ऋणात्मक है तो ऊर्जा निकलती है, अगर एंथैल्पी धनात्मक है तो ऊर्जा क्या होती है? ग्रहण की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पर आयतन क्या हो गया? आयतन बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या होता है भाई? यहाँ पे धनात्मक एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होने का मतलब है ऊष्मा अवशोषित की जाती है।
अवशोषित की जाती है। क्या होता है भाई, ऊष्मा की जाएगी अवशोषित, बात है ना। अगर ये ऋणात्मक होता तो ऊष्मा निकलती, और धनात्मक आया तो ऊष्मा की जाएगी अवशोषित। और अगली बात क्या है भाई, ए बी के बीच में, ठीक है, हमारे पास इसमें ए भी है बहुत सारे, बी भी है, ए भी है, बी भी है, ठीक है। तो उसने कहा ए बी के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है वो क्या होगा, कम होगा ए के बीच में लगने वाले या बी के बीच में लगने वाले आकर्षण बल से क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आया, यानी कि ए बी के बीच में आकर्षण बल क्या लगेगा, बहुत कम लगेगा, ए में ज़्यादा लगेगा, बी में क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। बात है ना। तो ये 4 शर्तें होनी चाहिए किसके लिए भाई, किसके लिए होनी चाहिए, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के लिए, ठीक है। तो अगर हम इसके बीच में ग्राफ देखें भाई, राउल्ट के नियम ने एक ग्राफ दिया था किसके बीच में, वाष्प दाब और मोल प्रवाह, किसके भाई, मोल प्रवाह के। इससे पहले लेक्चर में पढ़ा दिया था भाई, तो क्या था वो, इस तरीके का था, ठीक है, इस तरीके का था। ये यहाँ पे क्या था, P0A, यहाँ पे क्या था, P0B, ठीक है। इसे उससे पिछले लेक्चर में देख लेना भाई, इसमें अच्छे तरीके से समझा रखा है। ये क्या था यहाँ पे, XA = 1, ये था XA = 0, ठीक है। तो ये वाली लाइन थी भाई, ये वाली लाइन क्या होगी, PA। अब क्या है भाई, ये ग्रेटर दैन है, PA > P0A XA, ठीक है। इसी तरीके से ये लाइन क्या होगी भाई, P0, चलिए इसे वहाँ बनाते हैं भाई, ठीक है। इसे यहाँ देखते हैं, राउल्ट के नियम ने भी एक ग्राफ दिया था, ठीक है, मोल प्रभाज के, ठीक है, और किसके, वाष्प दाब के बीच में। वो क्या था भाई, ये था, समझ में आया ना। ये किसके लिए था भाई, यहाँ पे जो लाइन खींची गई है ये किसके लिए, PA, ये लाइन है PA > P0A XA, ठीक है। ये लाइन जो है, ये लाइन है भाई PB > P0B XB, बात समझ में है ना, ये वाली लाइन है, ठीक है। चलो देखते हैं भाई क्या होगा इसमें। और ये क्या था भाई, ये किसके लिए था, P = PA + PB के लिए, ठीक है। ये पहले क्या थे भाई, इक्वल थे। पहले जब राउल्ट के नियम ने क्या बताए थे, राउल्ट के नियम ने एक इस तरीके ग्राफ खींचा था जब ये इक्वल थे, ठीक है। ये क्या था, P0A, ये क्या था भाई, P0B, ठीक है। यहाँ पे क्या था, XA = 1 से कहाँ तक था भाई, XA 0, यहाँ पे क्या था, XB 0 से लेकर कितना था, XB 1, ठीक है। तो ये ग्राफ खींचे थे, ठीक है। अगर भाई कोई विलयन धनात्मक विचलन शो करेगा तो ये ग्राफ थोड़े इस तरीके से हो जाएंगे, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। ये क्या दिखा रहा है भाई, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ दिखा रहा है कि जो हमारा दाब है वो क्या है, ज़्यादा है इससे पहले वाले से। ये वाला क्या दिखा रहा है, जो हमारा दाब है वो पहले वाले से क्या है, ज़्यादा है। और ये भी क्या दिखा रहा है, जो हमारा दाब है वो क्या है, पहले से ज़्यादा है। बस है ना। ये जो उभरा हुआ ग्राफ है ये दिखा रहा है, देखो भाई राउल्ट के नियम के आधार पर तो क्या था भाई, वाष्प दाब इतना था, कितना था, इतना था। लेकिन अनादर्श विलयन जो धनात्मक विचलन दिखाते हैं उनके लिए क्या होगा, ये थोड़ा ज़्यादा होगा, ये वाला जो दिख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से राउल्ट के नियम के आधार पर तो ये लाइन कैसी थी, ये वाली लाइन थी। और इस लाइन के लिए क्या था, PA = क्या था, P0A और XA, ठीक है, XA। लेकिन ये जो उभरा हुआ है, जो विचलन हुआ है, ये विचलन क्या बता रहे हैं कि ये दाब क्या हुआ, बढ़ गया। क्या हुआ भाई, बढ़ गया। समझ में आएगी बात नहीं, ठीक है। इसी तरीके से राउल्ट के नियम के आधार पर क्या थी, पहले ये लाइन थी जिसके लिए क्या था, ये इक्वल थे। लेकिन अब इस लाइन के लिए क्या हुआ, ये PB थोड़ा सा क्या हुआ, बढ़ गया। बात समझ में आएगी बात भाई, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए भाई, ये था राउल्ट के नियम से जो धनात्मक विचलन दिखा रहे हैं। बात समझ में आया ना, क्या दिखा रहे हैं, धनात्मक विचलन। तो समझ में आया धनात्मक विचलन क्या था भाई, ठीक है। अब समझ रहे ऋणात्मक विचलन। अब ऋणात्मक विचलन में जस्ट क्या होगा, इसका उल्टा। क्या होगा भाई, इसका उल्टा। पहला क्या होगा, जो राउल्ट के द्वारा निकाला गया दाब था वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है, कम होगा, PA XA, ठीक है, वह PB XB। पहला तो क्या होगा, ये होगा, ठीक है। इसमें क्या था, राउल्ट के नियम के द्वारा निकाले गए वाष्प दाब से क्या था, ज़्यादा आया था वाष्प दाब, इसमें क्या आएगा, कम। दूसरा क्या है भाई, इसमें क्या था, मिश्रण धनात्मक था, यानी कि आयतन परिवर्तन क्या था, मिश्रण का जो आयतन परिवर्तन था वो क्या था, धनात्मक था। इसमें क्या होगा भाई, ऋणात्मक। क्या होगा, ऋणात्मक। तीसरा, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन क्या था भाई,
मिश्रण का, इसमें क्या था धनात्मक था, इसमें क्या आएगा ऋणात्मक। ठीक है, इसमें अगला क्या है भाई, अगला है इसमें ए बी के बीच आकर्षण बल क्या था, कम था। इसमें क्या होगा, ए बी के बीच जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। किससे भाई, ए या बी आकर्षण बल, आकर्षण बल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। बात समझ में आए ना। ठीक है, तो इस विचलन को कैसे दिखाएंगे, देखो भाई ऋणात्मक का मतलब क्या है, अगर पहले आए तो देखो भाई ए और बी ये क्या मिला है, ए ये क्या मिला है बी, इसके कितने मिला है 20, इसके कितने मिला है 20, होना कितना चाहिए था 40। लेकिन क्या आया ऋणात्मक का मतलब है ये ए और बी को मिलाने पर कितना आना चाहिए था, आयतन 40 आना चाहिए था टोटल, लेकिन वो 40 ना क्या आया, कम। कितना आया, कम। तो इसका मतलब ये क्या, अगर कम आया तो इसको किसको दिखा रहा भाई, ऋणात्मक विचलन को। ठीक है, और माइनस किस बात को बता रहा भाई, कि ए और बी को मिलाने पर विलयन में से क्या निकली भाई, ऊष्मा निकली है, बस है ना। यानी कि ऊष्मा क्या हुई है, निकल के गई है। बात समझ में है ना। माइनस दिखाता है निकलने वाली ऊर्जा को, प्लस दिखाता है ली गई ऊर्जा को। ठीक है, चलिए भाई अगर इसके बीच में इस तरीके से ग्राफ खींच दे भाई, तो राउल्ट के नियम के आधार पर तो ग्राफ ये था भाई, ये था क्या, राउल्ट के नियम पर आधारित ग्राफ जो राउल्ट ने दिया था। ये क्या था, मोल प्रभाज, और ये क्या था भाई, यहाँ पे वाष्प दाब था। ठीक है, और यहाँ पे क्या था भाई, एक्स ए 1 से घटता हुआ कितने पे गया था, 0 पे। ठीक है, यहाँ पे एक्स बी 0 से बढ़ता हुआ कहाँ गया था, 1 पे। ठीक है, ये ग्राफ भाई पिछले क्लास में समझा रखा है, उसमें देख लेना। ठीक है, और ये क्या था भाई, कुल वाष्प दाब। ठीक है, ये था कुल वाष्प दाब। ठीक है, राउल्ट के नियम के आधार पर तो क्या था भाई, ये पी ए बराबर किसके था, P0 A एक्स ए। ठीक है, ये किसके इक्वल था, P0, वो PB बराबर P0 B, और बराबर किसके था, वो गुना XB। ठीक है, इसे सही से बनाओ। ठीक है, ये वाली लाइन तो थी क्या, PA बराबर P0 A एक्स ए, और ये वाली लाइन थी भाई PB बराबर P0 B XB। बात समझ में आई ना। ठीक है, और ये किसकी लाइन थी भाई, P बराबर क्या था, PA प्लस PB। बात है ना। लेकिन ये क्या दिखा रही है भाई, ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन का मतलब राउल्ट ने जो वाष्प दाब निकल रहा था, वो वाष्प दाब क्या पहले से क्या आया, कम आया, पहले से कम आया। तो इसका मतलब ये क्या होगा, अब की बार ग्राफ क्या होगा, नीचे की ओर। ठीक है, नीचे की ओर ग्राफ क्या दिखा रहे हैं, ऋणात्मक विचलन। इसी तरीके से ग्राफ क्या होगा, नीचे की ओर। बात सही में आया ना। तो ये वाला ग्राफ किसका होगा भाई, ये वाला जो ग्राफ है किसका होगा, PA लेस देन, ठीक है, किसका होगा, P0 A एक्स ए। ठीक है, ये वाला ग्राफ किसका होगा भाई, PB लेस देन P0 B एक्स बी। बात है ना। और ये वाला ग्राफ किसका होगा, ये वाला ग्राफ भाई, ये वाला ग्राफ होगा P कम होगा किससे भाई, PA प्लस PB से। तो बात समझ में आ गई भाई तुम्हारी। ये क्या है, ऋणात्मक विचलन है, और ये क्या है, धनात्मक विचलन है। ठीक है, बस ये याद रखनी है तुम्हें। ठीक है, कि धनात्मक विचलन के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए और ऋणात्मक विचलन के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले कुछ एग्जाम्पल्स। कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो धनात्मक विचलन दिखाते हैं और कौन से ऐसे हैं जो ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। ठीक है, चलिए भाई एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल देख ले भाई और इसके। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल कैसे याद करने भाई तुम्हें, एग्जाम्पल याद करने हैं इस तरीके से। चलो पहले है धनात्मक वाले। तो धनात्मक विचलन के एग्जाम्पल कैसे याद करोगे, देखो ऐसे याद करने, क्लोरोफॉर्म के साथ यदि हम किस किस का विलयन बनाए, क्लोरोफॉर्म के साथ एक तो बना दे भाई, वो क्लोरोफॉर्म नहीं, पहले हम ले रहे हैं CCl4 के साथ हम किसका बनाए, क्लोरोफॉर्म का बनाए। ठीक है, और किसका बनाए, OH मैथिल अल्कोहल का बनाए, C6H5CH3 टॉलुइन का बनाए। ठीक है, एक तो ये बनेगा, और एक एसीटोन के साथ भी हम क्या बनाएंगे, 3। पहला बनाएंगे भाई एथिल अल्कोहल, ईथर, और एक हो जाएगा
एथिल अल्कोहल, ईथर और CH2। ठीक है, अभी समझाएगा इनका क्या मतलब है। और जल के साथ भी कितने बनेंगे? 2। जल के साथ बनेगा एक तो बनेगा भाई C2H5OH और एक बनेगा CH3OH। बात समझ में है ना? देखिए भाई इनका मतलब क्या है, समझो भाई इनका मतलब क्या है। देखो भाई इनका मतलब है CCl4 प्लस CHCl3 का जो विलयन होगा वो क्या दिखाएगा? धनात्मक विचलन। इसी तरीके से CCl4 प्लस CH3OH ये भी क्या दिखाएगा? धनात्मक विचलन। इसी तरीके से CCl4 प्लस C6H5CH3 ये भी क्या दिखाएगा? धनात्मक विचलन। इसी तरीके से एसीटोन प्लस C2H5OH भी क्या दिखाएगा? धनात्मक विचलन। इसी तरीके से एसीटोन प्लस ईथर जो होगा वो भी क्या दिखाएगा? धनात्मक विचलन। इसी तरीके से एसीटोन प्लस CH2 जो होगा कार्बन डाइसल्फाइड वो भी क्या दिखाएगा भाई? धनात्मक विचलन। और जल प्लस के CH3OH मैथिल अल्कोहल, जल और प्लस एथिल अल्कोहल ये भी क्या दिखाएंगे भाई? धनात्मक विचलन। ठीक है, तो इन्हें ऐसे याद कर देना भाई। CCl4 के साथ ये क्या दिखाता है? धनात्मक विचलन। इसी तरीके से एसीटोन के साथ ये और ये क्या दिखाते हैं? धनात्मक विचलन। और जल के साथ अगर ये दोनों इन दोनों में से कोई भी हो तो क्या दिखाएंगे? धनात्मक विचलन। ठीक है, अब देखते हैं ऋणात्मक विचलन। तो ऋणात्मक विचलन का भी ऐसे याद करना भाई। ऋणात्मक विचलन में पहला ले लो क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म के साथ 3 कौन कौन से है भाई? पहला है ईथर एसीटोन बेंजीन। पहला है ईथर एसीटोन बेंजीन, ईथर एसीटोन बेंजीन। ठीक है, अब दूसरा है भाई, इसके बाद है, अब आ जाओ भाई जल के साथ 2 हैं। जल के साथ एक तो है HCl और एक है HNO3। ठीक है, और इसके बाद आ जाओ भाई एसिटिक अम्ल CH3COOH। एसिटिक अम्ल के साथ भी भाई कितने हैं? 2। एक तो है पिरिडीन और एक है मैथिल अल्कोहल। ठीक है, फिर इसके बाद बस ये और बचे भाई, एक है एसीटोन के साथ है भाई एनिलीन। क्या है? एनिलीन। ठीक है, बस ये याद करने भाई। ठीक है, क्या मतलब है इसका? अगर CHCl3 के साथ क्या होगी? ईथर, तो वो भी क्या दिखाएगा? ऋणात्मक विचलन। CH3Cl के साथ क्या होगी? एसीटोन, तो वो भी क्या दिखाएगा? ऋणात्मक विचलन। CHCl3 प्लस बेंजीन होगी तो वो भी क्या दिखाएगा? ऋणात्मक विचलन। इसी तरीके से जल के साथ HCl हो या जल के साथ क्या हो? HNO3 हो तो वो भी ऋणात्मक विचलन दिखाएगा। इसी तरीके से एसिटिक अम्ल के साथ क्या हो? पिरिडीन। ठीक है, वो भी ऋणात्मक विचलन दिखाएगा। इसी तरीके से CH3COOH के साथ क्या हो? CH3OH हो, ये मैथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल है। इसी तरीके से भाई एसीटोन होता है CH3COCH3 प्लस उसके साथ क्या हो? एनिलीन होती है C6H5NH2। ठीक है, तो 8 एग्जाम्पल इसके हैं और 8 एग्जाम्पल इसके। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा तरीका है याद कर लेना इस तरीके से। ठीक है, कि CCl4 के साथ ये 3, एसीटोन के साथ ये 3 और जल के साथ ये 3। इसी तरीके से क्लोरोफॉर्म के साथ ये 3, जल के साथ ये 2, एसिटिक अम्ल के साथ ये 2 और एसीटोन और एनिलीन। ठीक है, तो ये एक छोट तरीका सही है, जैसे तुम याद कर सकते हो ऐसे याद कर लेना। ठीक है, ये क्या है? धनात्मक और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, इन एग्जाम्पलों में भाई क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। अगर तुम नीट की तैयारी करते हो, नीट की या IIT JEE इनकी तैयारी करते हो तो ऐसे आते हैं एग्जाम्पल दे दिया कि ये 4 एग्जाम्पल, एक तो ये दे दिया सपोज करो, एक ये दे दिया और 3 इसके दे दिए, एक ये और एक ये, और पूछ लिया इसे A बोल दिया, इसे B, इसे C, इसे D। ठीक है, और बोल दिया इसमें कि बताओ इन 4 में से कौन सा धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, तो ये इसमें क्या होगा? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला। ठीक है, चलिए आइए अब समझते हैं भाई स्थिर क्वाथी विलयन क्या होते हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं एजियोटोर्पिक सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं? एजियोटोर्पिक सॉल्यूशन। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर ही भाई क्वेश्चंस आ जाता है पेपर में। ठीक है, चलिए क्या होते हैं भाई? वे मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प प्रावस्थाओं में संघटन समान होता है और जो एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, स्थिर क्वाथी
विलयन कहलाते हैं। इनको प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता भाई? प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए भाई हम समझते हैं क्या है। जैसे भाई स्थिर पाथी का मतलब है कि जिनका क्वथनांक क्या हो, सेम हो, जो एक ही टेम्परेचर पर उबल जाते हो। ठीक है, जैसे भाई एग्जाम्पल है 68% HNO3 और 20% अगर हम 32% जल को मिला दें, ठीक है, तो उसका एक सॉल्यूशन बनेगा भाई, क्या बनेगा? एक विलयन बनेगा। और ये विलयन कितने पे उबलता है भाई? 120 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। बात है ना, सेम 120 पे। जबकि HNO3 का कितना था? 86 था, और जल का कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन ये दोनों जब आपस में मिलाए गए तो मिलाने के बाद इनका इस प्रकार का संगठन बना कि उन सबका क्या हो गया? क्वथनांक एक ही हो गया। क्या हो गया? क्वथनांक एक ही। समझ में ना? ऐसा नहीं हुआ कि भाई जैसे हम इसे गर्म कर रहे थे, जैसे इसमें क्या था भाई? HNO3 था और क्या था इसमें? जल था। ऐसा नहीं हुआ कि हमने इसे क्या करा? गर्म करना शुरू करा। गर्म करते करते हम पहुंचे, इसका कितना था भाई? 86 था, और इतना इसका कितना था? 100। ऐसा नहीं हुआ कि गर्म करते करते जैसे टेम्परेचर 86 हुआ, 86 टेम्परेचर होते ही HNO3 वाष्प में बदलना शुरू हो गया और जल वाष्प में नहीं बदला। ठीक है, ऐसा नहीं बनेगा भाई। समझ में आया ना? समझ में आ रही है बात? नहीं तो 86 डिग्री सेल्सियस पे HNO3 की भी वाष्प नहीं बनने की और जल की भी वाष्प नहीं बनने की। ठीक है, फिर 86 से बढ़ते बढ़ते कहाँ गए? 100 पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आने पर ऐसा नहीं होने का कि अब की बार क्या हुआ? जल का वाष्पन होना शुरू हो गया। बात है ना? नहीं होने का। बात है ना? कब होगा भाई? इनका विलयन इस तरीके से बनेगा जब हम 120 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचा देंगे, तब जाके ये मिक्सअप हो गए, एक साथ ही मिले होकर क्या निकलेंगे? वाष्प में चेंज हो गया। क्या होगा? वाष्प में चेंज हो गया। इसीलिए इसमें बोलते हैं कि इनका वाष्प में भी संगठन एक जैसा है और दरों में भी क्या है भाई? संगठन एक जैसा है। ठीक है, यानी कि वाष्प में भी इनका एक ही जैसा मतलब है। और क्या है? जब ये दरों में थे, जब भी इनका संगठन क्या था? समान था। इसीलिए बोला इनका संगठन क्या है? समान है, चाहे वाष्प प्रावस्था हो चाहे द्रव प्रावस्था हो। समझ में आया ना? ठीक है, चाहे अलग अलग टेम्परेचर के विलयन, अलग अलग टेम्परेचर के अवयव क्यों ना हो, जब उन्हें एक साथ मिला दिया जाता है तो उनका टेम्परेचर एक ही हो जाता है। टेम्परेचर का मतलब वे एक ही टेम्परेचर पे क्या होते हैं? उबलते हैं। बात समझ में आया ना? ठीक है, ऐसा नहीं होने का। जैसे भाई अगर HNO3 का 86 था तो वो 86 पे उबलना शुरू हो गया, H2O वहीं का वहीं रहा। ठीक है, ऐसे नहीं होने का। जब 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा तब जाके उन दोनों की जो वाष्प है एक साथ, यानी कि उनका टेम्परेचर एक ही होगा, वो क्या होगा? निकलना शुरू होगा। बात समझ में आया ना? तो उन्हें बोलते हैं स्थिर क्वथनांकी विलयन। ठीक है, इसमें बोल रहा है जो एक निश्चित ताप पर क्या होते हैं भाई? उबलते हैं। समझ में आया ना? चाहे उसमें मिलाने वाले अवयव का टेम्परेचर क्यों ना अलग अलग हो। बात समझ में आया ना? जैसे इसका कितना था? 68 था और 86 था, इसका कितना? 100। लेकिन जब इन दोनों को आपस में मिलाया गया तो इनका क्वथनांक कितना बन गया? 120। तो यानी कि 120 पर ही इन दोनों की क्या बनेगी? वाष्प बनेगी। बात है ना? वाष्प प्रावस्था में भी एक जैसे हो गया, दर में भी। ठीक है, अब ये क्या होते हैं भाई? ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला है उच्चतम वाष्पदाबी और निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। ठीक है, तो उच्चतम वाष्पदाबी और निम्नतम क्वथनांकी का क्या मतलब है? ठीक है, चलिए भाई समझते हैं। ऐसे अगर हमने 5% जल और 95% एथिल अल्कोहल मिलाया, ठीक है, एथिल अल्कोहल का टेम्परेचर कितना था? 68.5 डिग्री सेल्सियस और इसका कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आया ना? इसका 5 डिग्री सेल्सियस, इसका कितना था? 68 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को आपस में मिला दिया और मिलाने के बाद जो इनका स्थिर क्वथनांकी आया, यानी कि जो इनका स्थिर टेम्परेचर आया जिस पर वो उबलते थे, वो कितना आया? 68। कितना आया? 68। और ये 68 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो क्या है? 100 से भी क्या है? कम है भाई, और इससे भी क्या है? कम है। क्या है? 100 से भी कम है और क्या है? इससे भी कम है, यानी कि जल के क्वथनांक से भी कम है और किसके क्वथनांक से? एथिल अल्कोहल के भी क्वथनांक से कम है। सही है ना? तो इसी को ही बोलते हैं निम्नतम क्वथनांकी विलयन। जब हम दो अवयव को आपस में मिलाएं और मिलाने के बाद उसका स्थिर क्वथनांकी जो टेम्परेचर वो कितना है? कम आए। किससे? इस वाले अवयव से भी और इस वाले अवयव से भी। बात समझ में आया ना? जैसे इसमें लिखा रखा भाई, इसका 68.5 था, इसका कितना? 100, लेकिन मिलाने के बाद कितना है? 68, जो इससे भी कम है और इससे भी कम है। ठीक है, तो कम आया ना टेम्परेचर, इसीलिए इसे बोलते हैं निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। अब समझो उच्चतम दाब मापी का क्या मतलब है यहाँ पर? उच्चतम दाब वाष्पदाबी, उच्चतम वाष्पदाबी का क्या मतलब है? देखो भाई, जब टेम्परेचर घट गया, टेम्परेचर क्या हुआ? घट गया। समझो भाई बात को। ठीक है, देखो भाई, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस वाला जल था और 78.5 डिग्री सेल्सियस वाला क्या था? इसमें C2H5OH था। ठीक है, तो हम मान के चल रहे कि जब इनकी वाष्प बनती होगी भाई, क्या बनती होगी? वाष्प बनती होगी,
हम ऐसा मान के चले कि इनकी वाष्प लगभग इक्वल, हम मान के चले कि 100 डिग्री या 110 के आसपास इनकी क्या बनती होगी, वाष्प बनती होगी। हम ऐसा मान के चले भाई अपने सही, ठीक है। वैसे तो इनकी वाष्प कितने बन रही है 68 पे, हम इसका मान के चले कि इनकी वाष्प कितने में बनती होगी, कितने बनती होगी भाई 110 पे। या ऐसा समझ लो कि देखो जल 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदलता होगा, ये 68.5 पे। तो टेम्परेचर क्या है भाई, ज़्यादा है, ज़्यादा टेम्परेचर देकर क्या बना रही है, इनकी वाष्प बनानी पड़ रही है, हमें क्या बनानी पड़ रही है, वाष्प। लेकिन जब इन दोनों को एक साथ मिलाया, जब इन दोनों को एक साथ मिलाया तो कम ही टेम्परेचर पर, इसके भी कम और इससे भी कम, दोनों के यानी कि 100 से भी कम और इससे भी कम टेम्परेचर पे इसकी क्या बनने लगी, वाष्प बनने लगी। इसका मतलब कम टेम्परेचर देकर ही हम वाष्प क्या बना सकते हैं, ज़्यादा वाष्प बनने लगी। पहले टेम्परेचर अगर जल की वाष्प बनानी थी तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ता था, अगर इसकी वाष्प बनानी थी तो 68.5 डिग्री सेल्सियस देना पड़ता था। लेकिन अब क्या हुआ, जब दोनों को साथ मिला दे तो कितना, केवल 78 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या हो गया, इनकी वाष्प बनने लगी, समझा। यानी कि टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटने का मतलब है कि वाष्प क्या होगी, और ज़्यादा बनने लगेगी। यानी कि कम ही टेम्परेचर पे क्या बनने लगेगी, वाष्प ज़्यादा बनने लगेगी। वाष्प पहले टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता था, अगर जल की वाष्प बनानी थी तो 100 डिग्री सेल्सियस, इसकी वाष्प बनानी तो इतनी। लेकिन अब क्या करो भाई, 68 डिग्री सेल्सियस पर इनकी वाष्प क्या होगी, बननी ज़्यादा लगी। तो 68 पे तो ज़्यादा बनेगी, और ज़्यादा बनने का मतलब क्या, अगर वाष्प ज़्यादा बनेगी, अगर वाष्प क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी, तो वाष्प ज़्यादा बनेगी तो इसका मतलब जो राउल्ट के नियम पे हमने निकाला था, जो राउल्ट के नियम के आधार पर हमने क्या निकाला था, वाष्प दाब निकाला था, वो वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा इसके वाष्प दाब से, क्या होगा, इनके वाष्प दाब से क्या होगा, कम होगा। और अगर इनके वाष्प दाब से क्या होगा, कम होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा भाई, उस विचलन को क्या बोल देंगे, धनात्मक विचलन। क्या बोल देंगे, धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन। समझे भाई, जरा ध्यान से समझे इस बात को। ये 100 डिग्री सेल्सियस में बनता था, ये 78.5 पे। जब इन दोनों को मिला दे तो ये केवल 78 डिग्री सेल्सियस पर क्या बनती है, इनकी वाष्प बन जाती है। और कम टेम्परेचर पर ही इनकी वाष्प बननी है, तो इसका मतलब कम टेम्परेचर पर इनकी ज़्यादा वाष्प बनेगी, और जितनी ज़्यादा वाष्प बनेगी, वाष्प दाब क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। सही में है ना, जितनी ज़्यादा वाष्प बनेगी, वाष्प दाब क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, बात है ना। और देखो वाष्प दाब ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा भाई, जो राउल्ट ने अपने नियम के आधार पर इनका वाष्प दाब निकल रहा होगा, क्या निकल रहा होगा, इनका वाष्प दाब निकल रहा होगा। वाष्प दाब कैसे निकल रहा होगा भाई, इसका वाष्प दाब इतने टेम्परेचर पे देखा होगा, इसका वाष्प दाब इतने टेम्परेचर पे देखा होगा, तो इतने टेम्परेचर और इतने टेम्परेचर को जोड़ के देखा होगा कि इन दोनों का वाष्प दाब कितना आया। सपोज करो कितना है भाई, 25 mm आया, ठीक है। और हमने इसका 78 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर वाष्प दाब देखा, तो वो कितना आया भाई, कितना आया, लगभग 30, कितना आया, 30 mm। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को मिलाने पर वाष्प दाब क्या हुआ, बढ़ गया। और वाष्प दाब बढ़ जाता है तो क्या दिखाते हैं, धनात्मक विचलन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, धनात्मक विचलन। समझ में आए क्या बात, ठीक है। इसी तरीके से इसमें समझे भाई, निम्नतम वाष्प दाबी और भाई उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण क्या होते हैं। उच्चतम क्वथनांकी का मतलब है जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये 86 डिग्री सेल्सियस पर। जब इन दोनों को मिला देंगे तो कितने पे उबलना शुरू हो गया भाई, जब इन दोनों को मिला देंगे तो एक फिक्स टेम्परेचर आया जिस पे ये दोनों क्या होते हैं, इनकी वाष्प क्या होगी, बननी शुरू हो जाएगी। वो कितना है, 120। ये 120 क्या है भाई, 86 से भी ज़्यादा है और 100 से भी ज़्यादा है। तो क्या हुआ, क्वथनांक बढ़ गया, क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। पहले 86 पे उबल रहा था, ये 100 पे उबल रहा था, लेकिन दोनों को मिलाने पे क्या 120। तो क्या हुआ, इससे भी बढ़ गया और इससे भी बढ़ गया। तो इसे बोलते हैं भाई उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण। क्या बोलते हैं, उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण। अब समझते हैं निम्नतम दाब मापी का मतलब क्या है भाई, वाष्प दाबी। निम्नतम वाष्प दाबी का क्या मतलब, देखो भाई हम सपोज करके चल रहे कि 68 डिग्री सेल्सियस एक फिक्स टेम्परेचर है, इसका वाष्प दाब कितना था, 20 था। 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका वाष्प दाब कितना था, मैंने मान लिया अपनी तरफ से मान लिया कितना था, 30 था। बात समझ में आया ना। तो ये कितना हो गया भाई, टोटल कितना था, 50। इसके आधार पर, राउल्ट के नियम के आधार पर कि इसका वाष्प दाब और इसका वाष्प दाब किसके इक्वल होना चाहिए भाई, कुल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका वाष्प दाब और इसका वाष्प दाब, ये तो पढ़ा हमने कि PHNO3 और प्लस के P जल का वाष्प दाब क्या होना चाहिए भाई, इक्वल होना चाहिए। तो ये इक्वल है। लेकिन भाई टेम्परेचर अब की बार क्या हुआ, अगर हम इन दोनों, अगर जब ये क्या हो गया भाई, दोनों हमने क्या मिला है, HNO3 और जल आपस में मिलाए तो इनका टेम्परेचर कितना हुआ, 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने पर क्या हो रहा, तब इनकी जाके क्या बन रही, वाष्प बन रही। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर हमें क्या करना, बढ़ाना पड़ा, पहले से क्या करा, बढ़ाना पड़ा। तो इसका मतलब अब की बार जो वाष्प बनेगी क्या बनेगी, कम बनेगी। क्या बनेगी, वाष्प कम बनेगी। पहले ज़्यादा बनने थी, अब क्या बनेगी, कम बनेगी। तो वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब क्या हुआ, घट गया। सपोज करो अब कितनी वाष्प बनी भाई, 40 बनी। अब कितनी वाष्प बनी, 120 पे कितनी बनी, 40। अब जब ये अलग अलग देख रहे थे, इसकी 86 डिग्री सेल्सियस पर 20 थी और इसकी 100 डिग्री सेल्सियस पर 30 थी, उन्हें जोड़ के कितनी आई थी, 50। लेकिन 120 डिग्री सेल्सियस पर इन दोनों की वाष्प देखी कितनी आई, 40। तो पहले कितनी थी, 50 और अब कितनी आई, 40।
तो क्या रही भाई, कम रही। तो इसका मतलब इनमें वाष्प दाब क्या हो गया, घट गया। और अगर जिनमें वाष्प दाब घट जाता है तो उन्हें क्या बोलते हैं भाई, वे विलयन क्या दिखाते हैं, ऋणात्मक विचलन क्या करते हैं, ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। बात समझ में आया, क्या दिखाएंगे, ऋणात्मक विचलन। बात समझ में आया ना, क्योंकि इस क्वथनांक पे जो वाष्प दाब बनेगा वो इन दो के अगर जोड़ के, इन दोनों क्वथनांक पे जोड़ के वाष्प दाब देखकर तो उससे क्या होगा, कम होगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, इस पे और इस पे, इस क्वथनांक पे इसका वाष्प दाब, इस क्वथनांक पे इसका वाष्प दाब क्या होगा भाई, ज़्यादा होगा, वो सॉरी कम होगा। इस टेम्परेचर पे इसका वाष्प दाब, इस टेम्परेचर पे इसका वाष्प दाब। सपोज करो इस पे कितना था भाई, इस टेम्परेचर पे इसका कितना था 20, इसका पे कितना था 20, तो इनका टोटल कितना होना चाहिए था, 40 होना चाहिए था। लेकिन इस टेम्परेचर पर इनका वाष्प दाब क्या है, 40 से क्या आया, अधिक आया, 40 से क्या है, अधिक आया। समझ में आया, यानी कि इस टेम्परेचर पे वाष्प दाब, इस टेम्परेचर पे वाष्प दाब, दोनों को जोड़ दो, वो वाष्प दाब क्या होगा, इस टेम्परेचर के वाष्प दाब से क्या होगा, कम होगा। बस है ना, अगर कम होगा तो हम कह सकते हैं वो धनात्मक विचलन दिखाएगा, और अगर ज़्यादा होगा तो क्या दिखाएगा, ऋणात्मक विचलन। समझ में आई बात भाई तुम्हारी ये, यानी कि इस वाले टेम्परेचर पर जो इन दोनों को मिलाने पे मिला है उस पर वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को मिलाने पर इसका वाष्प दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आया ना, किन से, इसके और इसके वाष्प दाब को जोड़ के जो होगा उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या होगा, इसके वाष्प दाब और इसके वाष्प दाब को जोड़ के जो दाब होगा वो 120 डिग्री सेल्सियस पर उपस्थित, यानी कि जो निकल रहा है दाब उससे क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आया ना, यहाँ पे ज़्यादा होगा, वहाँ पर कम होगा। तो राउल्ट के नियम ने यही बताया था कि अगर वाष्प दाब बढ़ रहा है तो धनात्मक विचलन है, वो जो मतलब अगर वाष्प दाब बढ़ गया तो धनात्मक विचलन दिखा रहा है, और वाष्प दाब घट गया तो ऋणात्मक विचलन दिखा रहा है। ठीक है, तो ये बात याद रख लेनी है भाई तुम्हें। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में अनुसंख्यक गुणधर्म, विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, ठीक है, कितने कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में ये सब कुछ पढ़ना है। थैंक यू।